गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल। सीएमए फाइनल एज पर न्यू सिलेबस पेपर नंबर 18। तो हम लोग आज पेपर नंबर 18 की एकदम न्यू शुरुआत करने जा रहे हैं और हम लोग बात करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। पहले जैसा कि पहले आपको सिलेबस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, सिलेबस वाली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सिलेबस को अलग अलग स्टडी नोट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। टोटल 6 स्टडी नोट के अंदर डिवाइड कर रखा है। जब इन स्टडी नोट को केयरफुली हम लोगों ने चेक किया और एनालाइज किया तो हम लोगों के सिलेबस के अंदर अराउंड, अगर मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस के बारे में बात करूं तो जो हमारा सबसे पहला स्टडी नोट है उस स्टडी नोट में कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। वो है 25 मार्क्स के। उसके बाद इन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ही मैं बात करूं तो एक इंड एएस अलग से आपको दे रखा है 103 विच इज रिलेटेड विद द बिजनेस कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम लोगों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन एएस नंबर 110 जो कि रिलेट करता है कंसोलिडेशन से, इनके बारे में बताया हुआ है। तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 20 टोटल कितने मार्क्स का है? 25। इंड एएस नंबर 103 न्यू सिलेबस बिजनेस कॉम्बिनेशन में है, ये है आपका 20 मार्क्स का। और इन एएस 110 जो कि है कंसोलिडेशन, ये भी है 20 मार्क्स का। तो अगर मैं देखूं टोटल इन एएस आपके सीएफआर पेपर नंबर 18 इन एएस डायरेक्टली कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं? 65। इन एएस नंबर 103 20 मार्क्स का क्वेश्चन, 110 अगेन 20 मार्क्स। बट जो यहाँ पे स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इसके अंदर 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप लोगों को दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उन 12 को पढ़ने के बाद आपके कितने मार्क्स रेडी होंगे? 25। लेकिन इन 12 में से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, चाहे मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं, उस ट्रेंड को देखूं तो इंड एएस नंबर 102 जो कि रिलेट करता है शेयर्स के बियाफ पे। किसके बियाफ पे? शेयर्स के बियाफ पे। तो इन एएस नंबर 102 की अगर मैं बात करूं तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में हर बार कितने नंबर का आता है? 8 मार्क्स का। टोटल इन एएस आके 65 मार्क्स के कितने? 12 इधर दे रखे हैं, 2 ये, टोटल 14 इन एएस 65। लेकिन और ज्यादा अगर डीप स्टडी कर रहे हैं तो देखने को मिल रहा है कि अगर मैं इंड एएस 3 ले लूं, केवल कौन कौन से? 102, 103 और इंड एएस नंबर 110, ये टोटल मिलाकर के आपके एग्जाम में तीनों कितने मार्क्स देते हैं? 48 मार्क्स। टोटल कितने? 14। 14 में से 3 कितने नंबर के हैं? 48 मार्क्स के इंड एएस है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्लास आप लोग देख रहे हैं कि सर इंड एएस ये है क्या? एक्चुअलिटी में जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने वर्ल्ड लेवल पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज किए तो सबसे पहले आए थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो आए थे 1929 में।
जी हाँ, उसी साल जब यूएसए के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी एकदम डाउनफॉल हो गई थी, तो यूएसए के अंदर जितनी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने पता किया कि आखिर हम लोगों की इकोनॉमी डाउन क्यों हुई है। तो उन्होंने ये पाया कि जो कंपनी के डिस्क्लोजर्स हैं, जो कंपनी की पॉलिसीज हैं, वो प्रॉपर वे में रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने हुए। इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने के लिए 1929 के अंदर बना दिए गए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समय बदला, हालात बदले, उनके अंदर अपडेट करने की रिक्वायरमेंट थी, तब जाकर के IFRS बनाए गए। क्या बनाए गए? IFRS। एक तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS तो चलते हुए आ रहे थे, फिर इन लोगों ने क्या बना दिए? IFRS। काफी सारे उसके अंदर भी अपडेट्स किए गए, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपडेट नहीं थे, तो इन लोगों ने क्या किया? अपडेट करने के लिए बना दिए IFRS। अब ऐसी ही जरूरत इंडिया के अंदर भी आन पड़ी। उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो बना रखे थे पहले से ही इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, बट जरूरत हुई कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को अगर इक्विवेलेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास हमारे अलग से भी क्या होने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होने चाहिए। बात की गंभीरता को समझते हुए 2004 से एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने ये वर्क करना स्टार्ट किया, और 2014 के अंदर बनाए गए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बनाए गए? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनकर के रेडी, सब कुछ रेडी। तो अब इनको बोला गया हम लोग अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, जितनी भी कंपनीज हैं उनके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो 1 अप्रैल 2015 को इन्हें किया गया अप्लाई। लेकिन एक बात साफ बोली गई, आप किसी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। जिस पर्सन को भी, जिस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करने हैं, जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, वो अप्लाई करेंगे। 2015 में डिसीजन दिया गया। 2016 के अंदर डिसीजन आया, सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज और जिन कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो अनलिस्टेड क्यों ना हो, उनके ऊपर भी इंड एस एप्लीकेबल होंगे, मैंडेटरी। फर्स्ट ईयर 2015 में आया, वो क्या था? वॉलेंट्री। जिस भी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, उसके ऊपर अगर अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई करे। फिर आया मैंडेटरी फेस। कब आया? 2016 में। सारी लिस्टेड कंपनी और जो भी अनलिस्टेड कंपनी है जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है। उसके बाद फेस आया 2017, सभी के लिए कंपलसरी, जिस भी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, उनके ऊपर इन्हें क्या कर दिया गया? अप्लाई कर दिया गया। एनबीएफसी के लिए भी ऐसे ही कुछ रूल लाए गए, इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी लाए गए। अभी हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल है जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनी को रख रखा है होल्ड पे, और बैंक के ऊपर भी ये एप्लीकेबल अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग जो CFR की स्टडी करेंगे, जब हमारे कंट्री के अंदर रिपोर्टिंग्स के बिहाफ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए, तो हमें स्टडी भी तो करनी है। और सबसे अच्छा कार्यक्रम किन्होंने किया? हमारे CMA के सिलेबस के अंदर क्या किया गया कि इंड एएस पहले ओल्ड सिलेबस पेपर नंबर 17 CFR में थे, लेकिन कुछ क्लेरिफाई नहीं था कि कभी एएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी इंडेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तीनों इंडेस की मैं जो बात कर रहा हूं, ये पहले भी थे और अभी भी हैं, लेकिन जो ये 25 मार्क्स वाला पार्ट जो दिया गया ऐड, वो अब जाके क्लियरिफाई किया गया कि भाई अब तुम्हें एएस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो किसके अंदर एक्सपर्ट बनो? एंड एएस के अंदर एक्सपर्ट बनो। तो इसीलिए हम लोग हमारे सिलेबस की शुरुआत भी कहां से कर रहे हैं? एंड एएस से ही कर रहे हैं। अब क्या पढ़ेंगे? देखिए, इंड एएस 103 रिलेट करता है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन, आपने किसी दूसरी कंपनी को अक्वायर किया, अक्वायर करने पे जो सामने वाली कंपनी है उसको आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे, क्या जर्नल एंट्रीज की जाएंगी, वो सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे इंड एएस 103 में।
अब ईयर का एंड हुआ तो इन्होंने बोला, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि भैया डिस्क्लोजर करो। आपने किसी सामने वाली कंपनी को अक्वायर किया, अक्वायर का मतलब उसके 51% शेयर अगर आपने अक्वायर किए हैं तो आप खुद की बैलेंस शीट तो बनाओ, साथ में जिस कंपनी को आपने अक्वायर किया है उस कंपनी की भी आपको क्या बनानी पड़ेगी, अपनी बैलेंस शीट के साथ कंबाइंड करके बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ओके, नो प्रॉब्लम, बनाएंगे। तो उसके लिए इंड एएस अलग से सेपरेटली बना दिया गया, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर ये फिर इंड एएस नंबर 102 क्या बोलता है? अब ये इंड एएस 102 क्या बोलता है कि आप लोग नॉर्मल ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन करते टाइम पे आपने किसी भी पर्सन से मटेरियल परचेज किया या किसी भी पर्सन से, किसी भी इंजीनियर से आपने सर्विसेज ली। अब आपने उनको जब पेमेंट करने की बारी आई तो आपने बोला कि हम लोग आपको पेमेंट ना तो कैश में देंगे, ना आपको पेमेंट चेक के थ्रू दिया जाएगा। आपने जितना भी गुड्स हमें सेल किया है या जितनी भी सर्विसेज आपने हमें प्रोवाइड करवाई है उसके रिटर्न में जो पेमेंट होगा उसके लिए हम आपको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। क्या देंगे? शेयर्स। मतलब जो पेमेंट है वो किसके बिहाफ पे दिया जाएगा, किसके बेस पे दिया जाएगा? शेयर के बिहाफ पे दिया जाएगा। तो बच्चों हम लोग जो आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं इंड एएस। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 103 102 से शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आपने किसी भी तरीके का जब ट्रांजैक्शन किया तो ट्रांजैक्शन करते टाइम पर आपने गुड्स लिए, सर्विसेज ली, तो पेमेंट के बदले कैश या चेक नहीं दिया, आपने उसको कोई एसेट्स नहीं दी, आपने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स सामने वाली पार्टी को क्या कर दिए? इशू कर दिए। तो इंड एएस नंबर 102 जिसकी मैं आप लोगों से इस बात कर रहा हूं वो डील करता है शेयर्स बेस्ड पेमेंट से। बात क्लियर? शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या है? शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब है कि सामने वाला पर्सन जो आपका पहले से कोई शेयर होल्डर नहीं है, आपने उससे कोई भी गुड्स परचेज किया या कोई भी इक्विटी शेयर अगर लिया तो उसके बदले आपने उसको क्या इशू कर दिए? शेयर्स इशू कर दिए। बात क्लियर? तो हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं शेयर बेस्ड पेमेंट की। चलिए, ऑब्जेक्ट क्लियर? क्या मतलब है क्लियर? अब इनको अपन क्या करेंगे, हर एक चीज को क्लियर वे में लिखेंगे, समझेंगे, क्यों जितना लिखेंगे उतना ही हमें समझ में भी आएगा। लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। whenever an entity whenever an entity enter into a transaction enter into a transaction which relate with the which relates with the settlement of into a transaction relates with the settlement through shares or form of shares। अगर किसी भी तरीके की एंटिटी किसी दूसरे पर्सन के साथ, किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है और उसका सेटलमेंट या तो डायरेक्ट शेयर से या शेयर्स के बिहाफ पे किया गया है, तो उस ट्रांजैक्शन को फॉर्म ऑफ शेयर्स, देन दैट ट्रांजैक्शन
known as share based पेमेंट। बात क्लियर सभी को? यस और नो? जल्दी से बताएंगे। यही चीज मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की थी थ्योरेटिकली ऑब्जेक्टली, कि आपने गुड्स किया, सर्विस दी, या एक्स वाई जेड कोई भी वर्क किया, और उसका सेटलमेंट आपने किसके बिहाफ पे किया है? शेयर्स के बिहाफ पे किया है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस ट्रांजैक्शन को बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट। अब अगर शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन अगर आप लोगों को करना है, तो सामने वाली पार्टी और कंपनी दोनों के बीच में प्रॉपर क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, वो पहले से ही क्या होनी चाहिए? डिसाइडेड। किसी भी तरीके का एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट का रूल होता है कि दोनों के दोनों पार्टी क्या होनी चाहिए? उस एग्रीमेंट को करने में एग्री होनी चाहिए। साथ में दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस, साथ में टर्म्स एंड कंडीशन फुल्ली क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर कोई भी चीजों का डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं किया है तो वो एग्रीमेंट बन ही नहीं सकता। लिखेंगे, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द एंटिटी, देयर must be an agreement between organization and and the party of the transaction in which all the terms and condition must be communicated। बात क्लियर? एग्जाम्पल सुनना समझना। ये हमारी एंटिटी, ये है हमारी एंटिटी। एंटिटी का नाम है ज्ञान सागर लिमिटेड। एंटिटी का नाम क्या है? एंटिटी का नाम है ज्ञान सागर लिमिटेड। ज्ञान सागर लिमिटेड ने क्या किया? बाहर की एक पार्टी है, बाहर की पार्टी है राहुल। राहुल से सर्विसेज ली गई। किस तरीके से सर्विस ली गई? सर्विस ली गई रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। तो जिस दिन राहुल से सर्विस ली गई, राहुल के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया, और उस एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशन में लिख दिया गया कि आपका 3 लाख रुपए का पेमेंट बनता है। तो उन 3 लाख का पेमेंट हम लोग कैश में नहीं करेंगे, हम लोग आप लोगों को 3,000 इक्विटी, 3,000 शेयर्स देंगे। 3,000 क्या देंगे? शेयर। और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। अब ये राहुल लिमिटेड को एग्रीमेंट दिया गया, एक तरीके से प्रपोजल दिया गया। जब तक राहुल लिमिटेड प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टी के बीच में, आपने तो एग्रीमेंट बना दिया, लेकिन अगर राहुल ने साइन नहीं किया तो क्या कम्युनिकेशन प्रॉपर हो पाया? क्या एक्सेप्टेंस आई क्या एग्रीमेंट की?
एग्रीमेंट कब बनेगा? जब प्रपोजल दिया गया और प्रपोजल का क्या आया? एक्सेप्टेंस आई। एक्सेप्टेंस नहीं आई। एक्सेप्टेंस कब आएगी? जब राहुल यहां पर क्या कर देगा? साइन। और जैसे ही राहुल ने साइन कर दिया तो इसका मतलब है जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन ज्ञान सागर लिमिटेड ने राहुल के सामने रखी थी वो सारी की सारी कंडीशन किसने सेटिस्फाइड कर दी? राहुल लिमिटेड ने सेटिस्फाइड। राहुल लिमिटेड नहीं, राहुल ने क्या कर दी? सेटिस्फाई कर दी। तो इस केस में प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन कम्युनिकेटेड है और एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल। तब जाकर के ये ट्रांजैक्शन किसके अंदर काउंट होगा? ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि ज्ञान सागर लिमिटेड और राहुल लिमिटेड के बीच में हुआ है, उस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। क्या मेरी बात आप सभी को क्लियर है? शेयर्स बेस्ड ट्रांजैक्शन इसको कब बोला जाएगा? जब राहुल लिमिटेड अल्टीमेट क्या करेंगे? साइन कर देंगे, तब जाकर के इसको माना जाएगा शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन। बात क्लियर? अगर कम्युनिकेशन नहीं, नो कम्युनिकेशन नो एग्रीमेंट, नो कम्युनिकेशन नो एग्रीमेंट। बात क्लियर? चलो मैं आगे चलते हैं आगे। कंडीशन नंबर सी, द एग्रीमेंट मस्ट बी, जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? थर्ड पार्टी से। किससे होना चाहिए? थर्ड पार्टी से। इसका मतलब क्या है? द पर्सन और एंटिटी should not be the existing shareholder। ये कंपनी का अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, ठीक है, तो उसको इसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। वो हमेशा क्या होनी चाहिए? थर्ड पार्टी। क्या होना चाहिए? आउटसाइडर। बात क्लियर? अब ये चीजें क्लियर। अब बात आई डी पॉइंट की। इसके अंदर बताया गया आपको कि जो दोनों पार्टी हैं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट पार्टी क्या होनी चाहिए? थर्ड पार्टी। भैया आप शेयर इशू कर रहे हो ना, अब आपने क्या किया? जितने भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनको क्या दे दिए? राइट शेयर्स दिए। मतलब कहने का, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जीएससी लिमिटेड। इसके कुछ शेयर होल्डर्स हैं। इसके पास 20,000 शेयर्स, इसके पास भी 20,000 शेयर्स और इसके पास 10,000 शेयर्स। कंपनी ने अनाउंस किया वी आर इशूइंग राइट शेयर्स 30,000। तो जिसका जो प्रपोर्शन है उसके अंदर आपके पास चॉइस है कि आप क्या ले सकते हो? राइट शेयर ले सकते हो। तो इंड एएस 103 क्लियरली मना करता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर राइट शेयर इशू करती है तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। लिखेंगे? बात क्लियर? इफ
the entity issues right shares to existing shareholders will not cover under Ind AS 102। बात क्लियर? राइट? अब सुनना। कंडीशन नंबर ई, ये हमारी ज्ञान सागर लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड? ज्ञान सागर लिमिटेड, जीएससी लिमिटेड, जो आपको क्या प्रोवाइड करवाती है? ज्ञान। इन्होंने क्या किया, मार्केट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन से डीके लिमिटेड, कौन सी लिमिटेड? डीके लिमिटेड मार्केट में एक और रन कर रही थी। इन्होंने क्या किया, जो ये डीके लिमिटेड की एंटिटी थी ना, इसके 52% शेयर्स अक्वायर कर लिए। तो जीएससी लिमिटेड क्या बन गई? होल्डिंग। और डीके लिमिटेड इसकी क्या हो गई? सब्सिडरी। भैया 52% शेयर अक्वायर किए ना, वो कितने में अक्वायर किए? 30 लाख रुपए में। अब ज्ञान सागर लिमिटेड ने क्या बोला कि जो 30 लाख रुपए हैं उसका पेमेंट हम आपको 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच में करेंगे। अगेन जीएससी लिमिटेड, डीके लिमिटेड, पहले कोई दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, इस कंपनी को परचेज किया गया, थर्ड पार्टी हुई, एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ कि क्या दिए जाएंगे, 30,000 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे कंसिडरेशन के बदले, कम्युनिकेशन हो गया, साइन हो गया, आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है, तो क्या बोलेंगे आप कि जो ये शेयर इशू किए गए, 30,000 शेयर इशू जो किए गए हैं, ये कैसे इशू किए गए हैं? ये 30,000 शेयर इशू किए गए हैं शेयर बेस्ड पेमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? तो क्या ये भी 102 के अंदर कवर होना चाहिए? जी नहीं। आपके बीच में कौन सा रिलेशन बन गया? होल्डिंग एंड सब्सिडरी का। तो जैसे ही होल्डिंग और सब्सिडरी के रिलेशन की बात आएगी तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, वो कवर होगी Ind AS 103, which is related with the business combination। बात क्लियर? जब कभी भी आपने किसी एंटिटी को अक्वायर किया, उस एंटिटी को पेमेंट के बदले आपने दिए शेयर्स, सामने वाली थर्ड पार्टी, ऑप्शन क्लिक, दोनों के बीच में एग्रीमेंट, ऑप्शन क्लिक, दोनों अगर हैं, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है, आप तो बोलेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट है। लेकिन इन एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियरली बोलता है 102 कि अगर आपने किसी दूसरी एंटिटी को अक्वायर किया तो एंटिटी को अक्वायर करते टाइम पर जो भी शेयर इशू किए जाएंगे उनका ट्रीटमेंट 102 में नहीं होगा, उनका ट्रीटमेंट होगा 103 में। बात क्लियर? लिखेंगे, इफ एंटिटी acquire the other entity
and for purchase consideration they issued shares. This will not cover under the definition of in AS 102. It will cover in AS 103, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया आपके सिलेबस में कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का। कौन सा इंडियस? इंडियस नंबर 103। बात क्लियर सभी को? आगे सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। क्या बन रहा है? भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो भाई डोनेशन लेने के लिए हमारी जीएससी लिमिटेड के पास कॉल आया। देखो भाई आगे से कॉल नहीं आया। हम लोगों ने क्या किया, जो ये ट्रस्ट बना रही है इस ट्रस्ट के नाम पर 10,000 शेयर्स इशू कर दिए। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो देखा जाए तो मैंने कितने रुपए के शेयर इशू कर दिए? 10 लाख रुपए के। कैसे इशू किए? एज अ वे ऑफ डोनेशन, एज अ वे ऑफ चैरिटी। तो क्या ये भी कवर होगा इन एएस 103 की डेफिनेशन में? हाँ या ना? जी हाँ। अगर आपने किसी भी पर्सन को डोनेशन दिया है, किसी भी पर्सन को चैरिटी में कोई भी चीज दी है ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर, इट ऑल्सो कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ इन एएस 102। चलिए लिखिए। इफ shares are issued by way of donation or charity, also cover in definition of Ind AS 102। बात क्लियर सभी को? ओके। अब आपने क्या किया? नेक्स्ट पॉइंट। भैया ज्ञान सागर लिमिटेड के शेयर होल्डर है। इसके पास 50,000 शेयर है, इसके पास 30,000 शेयर है, इसके पास 20,000 शेयर है और 1 लाख शेयर्स। टोटल 1 लाख शेयर्स पब्लिक के अंदर अलग से हैं। ये तो कौन से शेयर होल्डर हो गए? जिनके पास पूरी की पूरी होल्डिंग है, तीनों के पास। तो
माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे। कंपनी ने क्या डिसाइड किया? कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग जिन लोगों के पास 5 शेयर्स हैं उन्हें क्या करेंगे? 2 बोनस शेयर देंगे। कहने का मतलब टोटल शेयर्स कितने? टोटल शेयर तो हैं 2 लाख, तो बोनस कितने का आएगा? 2 लाख डिवाइड बाय 5 × 2, 80,000 रुपए का बोनस आएगा। 80,000 शेयर का बोनस। तो जो ये बोनस शेयर इशू हो रहे हैं, तो क्या ये बोनस भी पार्ट होंगे शेयर बेस्ड पेमेंट का? हाँ या ना? जी नहीं। इफ द कंपनी इशू bonus shares, this also not be covered in Ind AS 102, उसको भी बोनस में कवर नहीं किया जाएगा। बात क्लियर मेरी सभी को? अब हुआ क्या? आपने किसी भी पर्सन से क्या किए? गुड्स परचेज किए। अब आपको पता नहीं है आप कितने गुड्स परचेज करने वाले हैं, कितने सर्विसेज सामने वाले से लेने वाले हैं। आपने बोला अभी तो 2,000 शेयर ले जा, जैसे जैसे गुड आता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम तुझे क्या देते हुए जाएंगे? शेयर देते हुए चले जाएंगे। मतलब अभी तक गुड्स का अमाउंट बोल लो या सर्विसेज का अमाउंट बोल लो, वो अनआइडेंटिफाइड है। फिर भी आपने क्या कर दिए? शेयर इशू कर दिए। तो क्या वो इस डेफिनेशन में कवर होगा? जी हाँ, कवर होगा। एच पॉइंट, इफ द शेयर issued for unidentified goods or services, then it will also cover in Ind AS 102। बात क्लियर यहां तक सभी को? ओके। अब अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट किया है नेट बेसिस पे कि भैया ये नेट अमाउंट है, इसके ब्याज पे कैलकुलेशन हो रहा है, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके, तो जहां पे नेट बेसिस की बात आएगी वो भी इसके अंदर कवर नहीं होगा। इफ शेयर्स settled through net basis will also not cover under the definition of Ind AS
102, this cover in Ind AS related to financial instruments। अब बात आती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इंड एएस कौन से हैं। बेटा देखो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड काफी सारे हैं। 17, 18, 39, 32, 103 भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है, 110 भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो जब इनका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तब इनके बारे में बात करेंगे कि यह कहाँ कवर होगा। ओके, एक लास्ट पॉइंट और, ये हमारी जीएससी लिमिटेड, कौन सी लिमिटेड, जीएससी लिमिटेड, कौन सी कंपनी को अक्वायर किया था, डी के लिमिटेड को। ये क्या करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग की। ये है होल्डिंग लिमिटेड, ये है सब्सिडरी लिमिटेड। ये इन्हें इंजीनियरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और ये इसको वेट, पेमेंट जब दी जाती है तो देते हैं इक्विटी शेयर्स या नॉर्मल शेयर्स की भी बात कर लेते हैं। बताऊंगा डिटेल में कि शेयर्स कौन से, यहां पे भी शेयर्स 5000 शेयर्स इशू कर दिए। तो क्या ये शेयर इंड एएस 102 में कवर होंगे? आपके मन में आएगा होल्डिंग सब्सिडरी, नहीं आएगा। बेटा आपने किससे सर्विसेज लिए हैं, सब्सिडी से सर्विस ली है और पेमेंट के लिए क्या दिए हैं, शेयर्स। तो ये भी किसके अंदर कवर होगा, इंड एएस 102 में कवर होगा। बात क्लियर। तो आज की सभा यहीं तक, मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।